एक बच्ची है, उसका दोस्त बनता है हिमालय से उतरा बहुत बड़ा जानवर। फिर शुरू होती है एक तलाश। एक नक्शा मंजर में आता है जिस पर कुछ लकीरें खिंची हैं जिनको लेकर विवाद है। फिर कुछ देश हैं जो समंदर के पानी पर कब्जे की लड़ाई लड़ रहे हैं। हालात जंग के हैं। एक जंग कोरोना के खिलाफ भी चल रही है जिसके बीच एक दूसरे युद्ध की तैयारी हो रही है। और इन सब में अब भारत का जुड़ाव हो गया है, क्योंकि अगर कोई गुंडई करेगा तो कुछ अच्छे लोग साझा उद्देश्यों के लिए साथ तो आएंगे ही। नमस्ते, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है और आप ललन टॉप का ग्लोबल न्यूज बुलेटिन दुनियादारी देख रहे हैं। आज आपको तसल्ली से साउथ चाइना सी के बारे में बताएंगे, सब दावेदारियों के बारे में, सब इतिहास के बारे में, सब साझेदारियों के बारे में। लेकिन सबसे पहले सुर्खियां। पहली सुर्खी अमेरिका से। 25 मई को अमेरिका में मारे गए जॉर्ज फ्लॉयड का मामला अब कई देशों में पहुंच गया है। साउथ अफ्रीका की सत्ताधारी पार्टी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ने इस हत्या के विरोध में अपने देश में नस्लवाद विरोधी अभियान चलाने का फैसला किया है। इसे ब्लैक फ्राइडे का नाम दिया गया है। इसके तहत हर शुक्रवार को काले कपड़े पहनने की मुहिम चलाई जाएगी और इस मुहिम को खुद साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा लॉन्च करेंगे। दूसरी सुर्खी ब्राजील से है। कोरोना वायरस से यहाँ 34,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। अमेरिका के बाद मौतों के मामले में दूसरे नंबर पर। और ब्राज़ील की इस स्थिति के लिए जिम्मेदार कौन है? लोग दोष दे रहे हैं राष्ट्रपति बोल्सोनारो को। आप कहेंगे ये तो पुरानी खबर है। नया ये है कि अब उनके खिलाफ महाभियोग लाने की तैयारी चल रही है। तीसरी सुर्खी कांगो से है। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 8 महीनों के अंदर कांगो में 1300 आम नागरिक मारे गए। कांगो में पिछले कई बरस से सिविल वॉर जारी है। इस सब के भीषण चरण क्या थे? इस वॉर के 1997 से 2003 के बीच का दौर, जब वहां लगभग 50 लाख लोग मारे गए। 2018-19 से हालात दोबारा जानलेवा होते जा रहे हैं। अब बढ़ते हैं बड़ी खबर की तरफ। शुरुआत में एक फिल्म का जिक्र करेंगे, एनिमेशन फिल्म, बच्चों की इस फिल्म। इसका नाम क्या था? अबॉमिनेबल। इसमें ये नाम की एक लड़की होती है जो चीन के एक बड़े शहर में रहती है। जैसे कोई मिल गया, हमें रोहित को एलियन मिलता है, वैसे ही यी को मिलता है एक येती जो माउंट एवरेस्ट पर रहने वाले अपने परिवार से बिछड़ गया है। ये अपने 2 दोस्तों के साथ मिलकर उसे उसके परिवार से मिलवाने निकल पड़ती है। रास्ते में कई मुश्किलें आती हैं, लेकिन आखिर में सब ठीक हो जाता है, कम से कम फिल्मों में। सुनकर लगता है बड़ी हार्मलेस सी फिल्म है, लेकिन ऐसा था नहीं। ये कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना वाला केस था। इसकी जड़ थी फिल्म का एक सीन। उस सीन के चलते फिल्म रिलीज होने के कुछ समय बाद वियतनाम में बैन कर दी गई। क्या था सीन जिससे वियतनाम को आपत्ति थी? इस सीन में ये दीवार पर लगे एक मानचित्र से होकर गुजरती है। उस मैप पर यू आकार में 9 छोटी छोटी लाइनें बनी दिखती हैं। ये 9 डैश लाइन चीन का प्रोपेगेंडा माना जाता है। इस प्रोपेगेंडा के एक तरफ है चीन, दूसरी तरफ है वियतनाम जैसे उसके पड़ोसी। लेकिन ये झगड़ा सिर्फ चीन और उसके पड़ोसियों का नहीं है। इस विवाद और चीनी एजेंडे का असर पूरी दुनिया पर पड़ सकता है। ये मामला जुड़ा है समंदर के एक हिस्से से जिस पर अधिकार को लेकर जबरदस्त झगड़ा चल रहा है। इस हिस्से का नाम है साउथ चाइना सी। न केवल चीन और उसके पड़ोसियों में, बल्कि अमेरिका और चीन के बीच तनाव की भी एक बड़ी वजह है साउथ चाइना सी। ये कहाँ है? इससे जुड़ा विवाद क्या है? क्या है इस सबकी अहमियत? दुनियादारी में आज आप विस्तार से जानेंगे। सबसे पहला सवाल, क्या है साउथ चाइना सी? दुनिया में 3 बड़े महासागर हैं, प्रशांत, हिंद और अटलांटिक। इन्हें कहा जाता है वर्ल्ड ओशन। धरती पर समंदर का जितना पानी है वो इन्हीं महासागरों के जरिए आपस में जुड़ा है। इन तीनों में सबसे बड़ा आकार है प्रशांत महासागर यानी कि पैसिफिक का, और इसी पैसिफिक में पड़ता है साउथ चाइना सी। इसे ये नाम दिया यूरोप से आने वाले जहाजियों ने। वो व्यापार के सिलसिले में इधर आते थे। रेशम और चाय जैसे उत्पादों के कारण चीन में उनकी बहुत दिलचस्पी थी। चूंकि समंदर का ये हिस्सा चीन की दक्षिणी दिशा में पड़ता था, सो इसकी पहचान के लिए उन्होंने इसे साउथ चाइना सी कहना शुरू कर दिया और फिर यही नाम लोकप्रिय हो गया। तो क्या अपने नाम के मुताबिक ये समंदर चीन की जागीर है? नहीं। चीन के अलावा इस इलाके में और भी कई देशों की बसाहट है। कौन से देश हैं? ये जानने के लिए आपको साउथ चाइना सी का इलाका देखना होगा। करीब 36 लाख स्क्वायर किलोमीटर के इलाके में फैले समंदर के इस हिस्से के उत्तर में पड़ता है चीन और ताइवान। दक्षिण में है इंडोनेशिया और ब्रुनई। अपने पश्चिम की दिशा में ये पहुंचता है वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर की तरफ, और पूर्व में है फिलीपींस। ये तो था साउथ चाइना सी का भूगोल।
अब बढ़ते हैं इसकी अहमियत की तरफ। समंदर के इस हिस्से की सबसे बड़ी अहमियत है समुद्र के रास्ते होने वाले व्यापार में। समझिए कि समंदर के रास्ते होने वाला कच्चे तेल का कारोबार इसका 30% और प्राकृतिक गैस का कारोबार इसका 40% से ज़्यादा हिस्सा इस रूट से होकर गुजरता है। अगर क्रूड ऑयल और गैस के साथ बाकी चीज़ों की आवाजाही भी शामिल करें तो इस रूट से $3 ट्रिलियन यानी लगभग 2 लाख अरब रुपए से ज़्यादा का अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार होता है। कितनी बड़ी है ये रकम? इतनी बड़ी कि अभी भारत की समूची अर्थव्यवस्था करीब $3 ट्रिलियन के बराबर है। व्यापार से जुड़ी रकम अगर आपको बहुत बड़ी लग रही है तो अगला पॉइंट सुनिए और गौर करिए। मैरीटाइम ट्रेडिंग तो सिर्फ एक पक्ष है, इसके अलावा और भी कई किस्म का खजाना है यहाँ। सबसे बढ़कर प्राकृतिक तेल और गैस के भंडार। कितना भंडार है इसको लेकर अलग अलग तरह के अनुमान है। एक मोटा माटी अंदाजे की बात करें तो साउथ चाइना सी में लगभग 500 लाख करोड़ क्यूबिक फीट प्राकृतिक गैस का भंडार है और कच्चा तेल लगभग 12,500 करोड़ बैरल। एक बैरल तेल समझिए लगभग 159 लीटर तेल। अब हिसाब लगाइए प्राकृतिक संसाधनों की कितनी बड़ी तिजोरी गड़ी है यहाँ। और ये हिसाब किताब इतने पर ही खत्म नहीं होता। समुद्री व्यापार और कच्चे तेल गैस के अलावा फिशिंग इंडस्ट्री के लिए भी बड़े काम की जगह है ये। समझिए कि दुनिया में जितनी मछलियाँ पकड़ी जाती हैं खाने के लिए उसका लगभग 10% हिस्सा साउथ चाइना सी से आता है। आपने जियोग्राफी समझी, आपने इकोनॉमी समझी, 2 पार्ट हो गए। अब बढ़ते हैं उस पक्ष की तरफ जिसके लिए साउथ चाइना सी पर सबसे ज़्यादा सुर्खियाँ बनती हैं और ये पक्ष जुड़ा है अंतर्राष्ट्रीय विवाद से। किस बात को लेकर है विवाद? ये विवाद जुड़ा है अधिकार क्षेत्र से। हमने आपको बताया था कितने सारे देश समंदर के इस हिस्से से जुड़े हैं, कुछ कम कुछ ज़्यादा। कायदे से उन सब का इस पर अधिकार है, लेकिन चीन करता है बुलिंग यानी कि गुंडागर्दी। वो साउथ चाइना सी के 80% से ज़्यादा हिस्से पर अपना दावा करता है और इसके लिए चीन आधार बनाता है 73 साल पुराने एक मानचित्र को, एक नक्शे को। 1947 का ये मैप बड़ा संदिग्ध है। इस पर साउथ चाइना सी के किनारे किनारे कुछ छोटी छोटी 9 लकीरें खींची हैं। ये लकीरें कहलाती हैं 9 डैश लाइन। आपको याद है हमने ये थी और बच्चे वाली फिल्म के जिक्र में इस 9 डैश लाइन का आपको वर्णन किया था। ये मानचित्र पर खींची रेखाएं चीन की मुख्य भूमि के पास से शुरू होकर वियतनाम, इंडोनेशिया, मलेशिया जैसे बाकी देशों की तटीय सीमा से कुछ दूरी पर होते हुए एक घेरा बनाती हैं। चीन कहता है कि इस घेरे में आने वाला पूरा हिस्सा उसका है। जाहिर सी बात है कि बाकी देश उसके दावे से सहमत नहीं। वो भी इस इलाके के अलग अलग हिस्सों पर अपना अधिकार बताते हैं और इसी वजह से ये इलाका विवादित है। चीन का दावा संदिग्ध है। ये ऐसा है कि आप किसी जगह पर अपने मन से लकीर खींच दीजिए और कहिए कि ये ज़मीन हमारी है। आगे बढ़ने से पहले इस विवाद से जुड़ा एक और ज़रूरी पक्ष जान लीजिए। हमने आपको बताया प्राकृतिक गैस और तेल के अपूत भंडार के बारे में। इस भंडार का बड़ा इलाका इस 9 डैश लाइन के अंदर पड़ता है जिस पर चीन अपना दावा कर रहा है। और विवाद वाले कुछ प्रमुख इलाके कौन से हैं? एक तो है पार्सल आइलैंड, दूसरा स्पार्टले आइलैंड, डेंजरस ग्राउंड और रीड टेबल माउंट। मतलब ये मामला न केवल समुद्री सीमा के जबरन विस्तार का है बल्कि जोर आजमाइश के दम पर प्राकृतिक संसाधनों को हड़पने की भी कोशिश है। आप कहेंगे जो भी हो हम क्यों घबराएं, ये तो चीन और उसके पड़ोसियों का मामला है। नहीं, केस इतना सिंपल नहीं है। साउथ चाइना सी में चीन के अनर्गल दावे, उसकी आक्रामकता पूरी दुनिया की सरदर्दी है। क्यों? क्योंकि चीन कहता है कि ये उसका संप्रभु इलाका है। मतलब इसमें पड़ने वाले द्वीप, पानी, समंदर की तलछटी, सर के ऊपर का आसमान सब उसका। उसके दावों की माने तो यहाँ से गुजरने वाले जहाज़ों और एयरप्लेन्स को भी उसकी परमिशन लेनी चाहिए। क्या चीन का ये दावा जायज़ है? जवाब है नहीं। ये दावा अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के विरुद्ध है। क्या है इससे जुड़ा कानून? इस कानून का नाम है लॉ ऑफ द सी यानी समंदर का कानून। इसको यूं समझिए कि समुद्र का ये अंतर्राष्ट्रीय संविधान है और इसके मुताबिक समुद्र से सटे किसी भी देश की तटीय रेखा से अधिकतम 12 समुद्री मील यानी लगभग 22 किलोमीटर तक का इलाका उसका संप्रभु क्षेत्र माना जाएगा और इसके बाद का इलाका कहलाएगा इंटरनेशनल वाटर, जहां दूसरे देशों के जहाज़ों की आवाजाही की पूरी छूट होगी। इसके अलावा एक नियम इनोसेंट पैसेज का भी है। इसके तहत किसी देश का जहाज शांति से बिना कोई उपद्रव या परेशानी खड़ी किए किसी दूसरे देश की समुद्री सीमा से होकर गुजर सकता है। शर्त यह है कि वो जासूसी, तस्करी वगैरह ना करे, ना ही उस सीमा के अंदर पड़ने वाले संसाधनों का इस्तेमाल करे।
आप जब खबर पढ़ते हैं ना कि भारत ने श्रीलंका के मछुआरों को पकड़ा या श्रीलंका ने भारतीय मछुआरों को अपनी सीमा में मछली पकड़ते हुए पकड़ा, वो इसलिए होता है कि मछुआरे गलतफहमी में एक दूसरे की सीमा के अंदर घुसकर मछलियां पकड़ने लगते हैं। साउथ चाइना सी के अधिकांश हिस्सों पर अपना दावा ठोककर चीन न केवल अपने पड़ोसियों को तंग कर रहा है, बल्कि फ्री नेविगेशन के अंतर्राष्ट्रीय कानूनों पर भी वो बहुत आक्रामक है। पिछले कुछ वर्षों में कई बार चीन ने साउथ चाइना सी के ऊपर गुजर रहे जहाज़ों का पीछा किया और उन्हें खदेड़कर भगाने की कोशिश की। उसने अमेरिकी जहाज़ों के साथ भी ऐसा किया। चीन का बर्ताव ऐसा है कि मानो साउथ चाइना सी किसी और दुनिया का हिस्सा है, ऐसी दुनिया जहां फ्री नेविगेशन और इनोसेंट पैसेज जैसे अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की कोई जगह नहीं। और उसका ये बर्ताव पूरी दुनिया के लिए बड़ा खतरा है। ये खतरा तब और बढ़ गया जब चीन ने साउथ चाइना सी में अपने कृत्रिम द्वीप बना लिए। 2013 से अब तक चीन यहाँ लगभग 3200 एकड़ की जमीन बना चुका है। यहाँ उसके बंदरगाह हैं, लाइट हाउस हैं, हवाई जहाज़ों के लिए रनवे हैं, पूरा सैन्य ढांचा है। इसमें वो इलाके भी हैं जहां दूसरे देशों का दावा है। और ऐसा नहीं कि चीन के पड़ोसी देश चुप बैठे हैं। फिलीपींस इस मामले को इंटरनेशनल ट्राइब्यूनल में ले गया। जुलाई 2016 में ट्राइब्यूनल का फैसला भी आया। इसमें कहा गया कि चीन का दावा गलत है, उसका कोई ऐतिहासिक आधार नहीं बनता इस इलाके पर। लेकिन चीन ने यह फैसला मानने से इनकार कर दिया। चीन की बढ़ती आक्रामकता, इससे सिर्फ फिलीपींस या इंडोनेशिया जैसे देश चौकन्ने हों ऐसा नहीं है, और देश भी सतर्क हैं। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस और जापान समेत कई देशों ने इस हिस्से में अपनी गतिविधियां बढ़ा दी हैं। अमेरिका की भूमिका ज़्यादा बड़ी है। फिलीपींस, सिंगापुर और वियतनाम समेत साउथ चाइना सी के कई दावेदारों के साथ अमेरिका सहयोग करता है। आवाजाही का अधिकार यानी कि फ्रीडम ऑफ नेविगेशन को बनाए रखने के लिए अमेरिका यहाँ लगातार चुनौती देता रहता है चीन को। उसके युद्धपोत, जहाज़ और एयरक्राफ्ट भी हमेशा मौजूद रहते हैं इस इलाके में। लेकिन इन सब के बीच एक बड़ा झटका आता है और समीकरण बदल जाते हैं। क्या था यह झटका? ये जुड़ा है कोरोना की आपाधापी से। अमेरिका समेत बाकी सारे देश कोरोना से निपटने में लगे थे और इसका फायदा उठाया चीन ने और साउथ चाइना सी में अपनी गतिविधियां बढ़ा दी। जहाज तैनात कर दिए, दमखम दिखाने के लिए नौसैनिक अभ्यास भी कर दिया। और हद तो तब हुई जब अप्रैल 2020 में उसने वियतनाम की एक मछली पकड़ने वाली नौका को डुबो दिया। वियतनाम ने विरोध किया, कहा चीन हमारी संप्रभुता का उल्लंघन कर रहा है। फिलीपींस ने भी इस मामले में वियतनाम का समर्थन किया। आप पूछेंगे ये सारी बातें हम आज क्यों बता रहे हैं? इसलिए बता रहे हैं कि अभी भारत की तरफ से भी गतिविधि हुई है। ये डेवलपमेंट है 4 जून का। इस दिन भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 2 द्विपक्षीय सैन्य समझौते हुए। ये समझौते इंडो पैसिफिक यानी कि हिंद और प्रशांत इलाके में आपसी सैन्य समझौते से जुड़े हैं। साउथ चाइना सी भी इसी हिस्से में पड़ता है। दोनों देशों ने कहा है कि वो इंडो पैसिफिक इलाके में जहाज़ों और विमानों की स्वतंत्र आवाजाही का समर्थन करते हैं। इस समझौते के बाद जारी बयान में कहा गया कि भारत और ऑस्ट्रेलिया इस इंडो पैसिफिक इलाके में मुक्त और कानून सम्मत माहौल बनाने के लिए आपस में सहयोग करेंगे। यही वो बातचीत है जिसकी तस्वीरें आपने हालिया दिनों में मीडिया में देखी होंगी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री से बातचीत कर रहे हैं। भारत एक बड़ी क्षेत्रीय ताकत है, इसलिए वो चीन की आक्रामकता से निपट रहे अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान जैसे देशों का स्वाभाविक पार्टनर भी है। ये पार्टनर देश चीन के आगे साझा मोर्चा बना रहे हैं। इसी के मद्देनज़र ये देश इस इलाके में समय समय पर नौसैनिक अभ्यास भी करते रहते हैं। पिछले कुछ समय से इन मामलों में भारत की हिस्सेदारी भी बढ़ी है। 2019 में जब अमेरिका, जापान और फिलीपींस की नौसेनाओं ने साउथ चाइना सी में मिलकर नेविगेट किया, तब भारत भी उनके साथ शामिल हुआ। और बढ़ते नौसैनिक सहयोग की ही एक मिसाल है सालाना मालाबार एक्सरसाइज, जिसमें भारत, अमेरिका और जापान की सेनाएं मिलकर सैन्य अभ्यास करती हैं। ऑस्ट्रेलिया भी इसमें हिस्सा लेना चाहता है। ये पूरा जतन इंडो पैसिफिक और हिंद महासागर में लगातार हावी होने की कोशिश कर रहे चीन को चुनौती देने के लिए किया जा रहा है। एक कॉमन दुश्मन, एक कॉमन चुनौती कई बार देशों के बीच एकता बढ़ाती है। जैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जर्मनी और जापान से लड़ने के लिए अमेरिका और सोवियत रूस एक टीम में आ गए थे। चीन जिस रास्ते बढ़ रहा है उसमें अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के सिवा और कोई चारा नहीं। G7 में विस्तार का विचार हो, D10 ग्रुप बनाने की प्लानिंग हो, इंटरनेशनल नेवल सपोर्ट हो, ये सब अलग अलग ईंटें हैं और इन्हीं ईंटों को मिलाकर शायद चीन के आगे दीवार खड़ी की जा सके। ये था दुनियादारी का आज का एपिसोड। आखिर में क्या है? तारीख है। आज तारीख है 5 जून। 53 साल पहले आज ही के दिन एक ऐसा युद्ध शुरू हुआ जिसने मिडिल ईस्ट को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। ये इतिहास है
5 जून 1967 का, जब इजराइल और उसके पड़ोसी देश मिस्र, जॉर्डन और सीरिया के बीच 6 दिनों का एक युद्ध शुरू हुआ। यह कहलाता है 6 डे वॉर। मई 1948 में इजराइल के बनने के बाद से ही इस इलाके में बहुत तनाव था। अरब देश इजराइल को अवैध मानते थे, उसका सफाया करना चाहते थे। उधर इजराइल को लगता था कि उसका अस्तित्व संकट में है। पहले भी दोनों में जंग हो चुकी थी। 1967 वाले इस युद्ध का बैकग्राउंड यूं बना कि दोनों पक्षों के बीच लगातार सीमा विवाद को लेकर झड़पें हो रही थी। युद्ध होना लगभग तय था। दोनों पक्ष जंग की तैयारी भी कर रहे थे। देखना यह था कि शुरुआत कौन करता है, और यह शुरुआत की इजराइल ने। 5 जून 1967 की सुबह इजराइल के करीब 200 विमानों ने एकाएक इजिप्ट पर हमला कर दिया। युद्ध की आशंका सबको थी, लेकिन तब भी यह हमला फुर्ती से भरा हुआ और सरप्राइजिंग था। युद्ध में जीतकर इजराइल ने गाजा पट्टी, सिनाई रेगिस्तान, गोलन हाइट्स, वेस्ट बैंक और पूर्वी यरूशलेम पर अपना कब्जा कर लिया। 2000 वर्षों में यह पहली बार था जब यरूशलेम के यहूदी पूजा स्थल यहूदियों के कब्जे में आए थे। इजराइल के लिए ये एक बड़ी जीत थी। वहीं फिलिस्तीनियों की स्थिति और भी मार्मिक हो गई। सैकड़ों फिलिस्तीनी बेघर हुए, कई मारे गए। असल में ये 1967 का ही युद्ध था जिसने इजराइल को ऑक्यूपायर यानी कि आक्रांता बना दिया कई राजनीतिक टिप्पणीकारों की नज़र में। आज की दुनियादारी में इतना ही। आखिरी में हमारी म्यूजिकल पेशकश लटक। लटक यानी कि लल्लन टॉप, कविताएं, कहानियां और कॉमिक एक्ट। अगर आप भी लटक का हिस्सा बनना चाहते हैं तो फटाफट इंस्टाग्राम पर जाइए और हमारे लटक के पेज को चेक करिए। ऐसी परफॉर्मेंसेज आप वहां पर देख सकते हैं, और आपको कैसे भेजना है अपना वीडियो ये भी जान सकते हैं। शुक्रिया। हौले से धीमे से मुझको बाहों में भर लो ना तुम, नर्म सी सांसों में मुझको बाहों में भर लो ना तुम। सुन जरा मेरे पास अब बैठे हैं हम भी यहाँ दिल के दरमियाँ। बारिशें बारिशें तेरी ही बातों पे मैंने सजा ली है दुनिया यहाँ दिल के दरमियाँ। बारिशें बारिशें